नमस्कार। बीकॉम पार्ट फाइनल के अंतर्गत बच्चों आज अपने पढ़ते हैं। आज अपना टॉपिक है कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। तो कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत क्या होता है कि जब एक कंपनी बहुत अधिक लॉस में चली जाती है तो तब उस कंपनी का अस्तित्व कायम रखते हुए उसकी पूंजी संरचना में इस प्रकार परिवर्तन किया जाता है कि वो कंपनी वापस लाभ पर चल सके। तो यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक होता है आंतरिक पुनर्निर्माण और एक होता है बाह्य पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और दूसरा आपके एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ कि आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत कंपनी का अस्तित्व कायम रखते हुए उसकी पूंजी संरचना में आवश्यक परिवर्तन किया जाता है। आंतरिक पुनर्निर्माण एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत कंपनी को घाटे की स्थिति से निकालकर लाभ की स्थिति में पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत क्या होता है कि कंपनी का अस्तित्व कायम रखते हुए, यानी आंतरिक पुनर्निर्माण में विद्यमान जो कंपनी होती है उसका समापन नहीं किया जाता है। और बाह्य पुनर्निर्माण के अंतर्गत क्या है कि विद्यमान कंपनी का समापन कर दिया जाता है और उसके स्थान पर एक नई कंपनी की स्थापना की जाती है। तो आंतरिक पुनर्निर्माण में कंपनी का समापन नहीं होता और बाह्य पुनर्निर्माण में कंपनी का समापन हो जाता है। आज का अपना टॉपिक है कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण। बाह्य जो पुनर्निर्माण है वो हम अगले चैप्टर में कंपनियों का एकीकरण उसके अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। अब आता है कि आंतरिक पुनर्निर्माण के प्रारूप। आंतरिक पुनर्निर्माण किस प्रकार किया जाता है? तो आंतरिक पुनर्निर्माण 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, अंश पूंजी में परिवर्तन, अंश पूंजी में परिवर्तन। नंबर 2, अंश पूंजी में कमी करना, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। और 3 नंबर पर आपके होता है कंपनी के सदस्यों, ऋण पत्रधारियों एवं लेनदारों के साथ अनुविन्यास की योजना। तो आंतरिक पुनर्निर्माण के 3 प्रारूप हो गए, अंश पूंजी में परिवर्तन, अंश पूंजी में कमी करना और तीसरा है आप कंपनी के सदस्यों, ऋण पत्रधारियों या क्रेडिटर के साथ अनुविन्यास की योजना बनाना। आज अपने पहला टॉपिक पढ़ते हैं अंश पूंजी में परिवर्तन। तो अंश पूंजी में परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है? इसमें 1 नंबर पॉइंट आ रहे हैं, नए अंशों के निर्गमन द्वारा अंश पूंजी को बढ़ाना। यानी कंपनी की जो इश्यूड कैपिटल है उसमें परिवर्तन अपने कैसे कर सकते हैं कि नए अंशों के निर्गमन द्वारा अंश पूंजी को बढ़ाना। तो इस परिस्थिति में कंपनी क्या है कि और शेयर कैपिटल है वो मार्केट में जारी करेगी और शेयर कैपिटल जारी करने की जो एंट्रियाँ होती है नॉर्मल, वो एंट्रियाँ यहाँ पर होगी। जैसे आपको पहले एप्लीकेशन की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसको अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं तो अगली एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और इसी प्रकार आगे अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और फिर अलॉटमेंट की राशि अपने को प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसी प्रकार फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ड्यू करेंगे
और उनकी राशि अपने को मिलेगी। तो नए अंशों के निर्गमन द्वारा अंश पूंजी को बढ़ाना, तो इसमें कंपनी शेयर कैपिटल जारी करेगी और उसकी एंट्री अपने कर देगी। नंबर 2 पर आता है आपके अंशों का समेकन। अंशों का समेकन, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। अंशों के समेकन में क्या होता है कि कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में बदलना। जैसे एक माना शेयर है आपके 10 रुपये का, 10 रुपये के शेयर है और उसको 100 रुपये के शेयर में बदलना। तो 10 के 10 शेयर मिलकर एक 100 रुपये का शेयर बनेगा। तो ये होता है अंशों का समेकन, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। इसमें क्या करते हैं, कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में बदलना। और इसकी एंट्री होती है आपके ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी जिस शेयर को हम बदल रहे हैं, जैसे 10 रुपये के शेयर को बदल रहे हैं, तो ओल्ड डिनोमिनेशन में हो जाएगा ₹10 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू न्यू डिनोमिनेशन, और जिस मूल्य में बदल रहे हैं वो हो जाएगा आपके क्रेडिट। जैसे 10 वाले के शेयर को 100 में बदल रहे हैं तो 2 हो जाएगा ₹100 शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यानी जिसको बदलना है वो तो होगा डेबिट, और जिस मूल्य में बदलना है वो होगा क्रेडिट। जैसे 10 रुपये के शेयर को 100 रुपये में बदलना है तो 10 रुपये तो होगा डेबिट और 100 रुपये होगा इसमें क्रेडिट। 3 नंबर पर आता है अंशों का उप विभाजन, सब डिवीजन ऑफ शेयर। उप विभाजन मतलब एक बड़े मूल्य का अंश है और उसको छोटे छोटे मूल्य के अंशों में विभाजित करना। जैसे एक 100 रुपये का अंश है और उसको 10 रुपये वाले के अंश अपने को बनाने हैं, तो 10 वाले 10 अंश इसमें आपके बनेंगे। तो अंशों का उप विभाजन, अधिक मूल्य वाले अंशों को कम मूल्य वाले अंशों में विभाजित करना। इसमें जर्नल एंट्रीज वही होगी, ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब जैसे इसमें 100 रुपये वाले को बदलना है, जिसको बदलना है वो तो डेबिट होगा, और जिस मूल्य में बदलना है वो क्रेडिट होगा। तो उप विभाजन में अपने 100 वाले अंश को 10 में बदल रहे हैं तो 100 डेबिट होगा, ₹100 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 किस में बदल रहे हैं, 10 रुपये में, तो ₹10 शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो अंशों का समेकन और अंशों का उप विभाजन दोनों में जर्नल एंट्रीज एक तरह होती है, ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट। जिस मूल्य के अंश को बदलना है वो तो होगा डेबिट, और जिस मूल्य में उसको बदलना है वो होता है इसमें क्रेडिट। आगे आता है आपके अंशों को स्टॉक में अथवा स्टॉक को अंशों में बदलना। कि जो अंश होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर है तो अपने उसको इक्विटी स्टॉक में बदल सकते हैं, या इक्विटी स्टॉक को अंशों में बदल सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि अंशों को स्टॉक में उन्हीं शेयर को अपने बदल सकते हैं जो फुल्ली पेडअप है। अगर पार्टली पेडअप शेयर है तो उनको पहले अपने को फुल्ली पेडअप बनाना होगा, और फुल्ली पेडअप बनाने के बाद में हम उनको स्टॉक में बदल सकते हैं। तो फुल्ली पेडअप शेयर को ही स्टॉक में बदला जाता है, और यदि स्टॉक से अपने को शेयर बनाना है तो वो शेयर भी फुल्ली पेडअप ही बनेंगे। तो अंशों के स्टॉक में परिवर्तन करने पर एंट्री होगी आपके इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक।
स्टॉक में परिवर्तन करने की क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक। और स्टॉक को यदि शेयर में बदलते हैं स्टॉक का पूर्ण प्रदत्त अंशों में परिवर्तन करने पर, तो हो जाएगा इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो स्टॉक में परिवर्तन की एंट्री तो हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक। और स्टॉक को यदि शेयर में कन्वर्ट करते हैं तो इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि फुल्ली पेड अप शेयर को ही स्टॉक में बदला जाता है, और स्टॉक से यदि वापस शेयर बनाने हो तो वो शेयर भी फुल्ली पेड अप ही बनेंगे। और अंश पूंजी में परिवर्तन में आपके लास्ट पॉइंट आता है अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। यानी जो जैसे ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख और उसमें से इश्यू शेयर कैपिटल कर रखी है 8 लाख, 2 लाख अभी तक अनइश्यूड है, अनिर्गमित है, और उनको यदि कंपनी रद्द करना चाहती है तो अनिर्गमित अंशों को रद्द करने की कोई जर्नल प्रविष्टि नहीं होती, क्योंकि वो शेयर जारी किए हुए नहीं हैं, तो उनकी जर्नल प्रविष्टि कोई हुई है ही नहीं। तो जब उनकी किसी भी प्रकार की जर्नल प्रविष्टि नहीं हो रखी है और अब उनको यदि रद्द करते हैं तो रद्द करने की कोई जर्नल प्रविष्टि नहीं होगी। तो अनिर्गमित अंशों को रद्द करने की कोई प्रविष्टि नहीं होगी। तो ये था अंश पूंजी में परिवर्तन। इसमें 5 पॉइंट हो गए। नए अंशों के निर्गमन द्वारा अंश पूंजी को बढ़ाना, अंशों का समेकन कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, अंशों का उपविभाजन सब डिवीजन ऑफ शेयर, और अंशों को स्टॉक में बदलना अथवा स्टॉक को अंशों में बदलना, और लास्ट होता है अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। धन्यवाद।